बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में पूछूं हीलिंग क्या है और आप कैसे हेल्प करते हो? कैसे हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाके आसपास सबको बदल सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम किसी को बदल नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज एनीवन बट वी कैन चेंज एवरीवन। कुछ स्टोरी शेयर करो ना, आपके जो क्लोज बहुत स्टोरी हो, ऐसी कोई स्टोरी बताओ आप। किसी ने मुझसे पैसे लिए थे 2 लाख और वो वापस नहीं कर रहे थे। मैंने बोला उनको बहुत बार, अब मैं बोल रही हूँ लेकिन वो वाइब्रेशंस नहीं गई उन तक। अब आप किसी तक वाइब्रेशंस कैसे पहुंचा सकते हो? कि कोई मौका मिले बोलने का, ठीक है, तो मुझे लगता था कि मैं ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। अभी मुझे मौका मिला इतने सारे लोगों के बीच में, मैं क्या करूँगा, मुझे इतना फियर होता था। तो ये इंसिडेंट्स उन्होंने बताए और फिर हम उसकी क्लियरिंग करी, हीलिंग करी। उन्होंने अपने फादर से बात करी खुल के, आज उनके फादर के साथ रिलेशन अच्छा। जैसे आप एक स्टोरी बता रहे थे, आपके पास कोई क्लाइंट आए थे कि वो फैट घटा नहीं पा रहे थे, उनके अंदर एक फियर था, वो क्या स्टोरी थी, प्लीज़ आप बताओगे थोड़ा? तो अगली बार जब आप जॉब का इंटरव्यू देने जाओ तो 108 बार ये चैंटिंग करके जाना और देख लेना, ज़रूर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो स्मूथली निकल जाएगा। ऐसा कोई केस आपके पास हो जहाँ आपको लगा हो कि अच्छा हुआ कि मतलब मैंने माइंड हीलिंग सीख ली और फिर इस बंदे की कहीं ना कहीं मैंने लाइफ सेव कर दी? हाय गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट रियल टॉक विद आकाश। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है तो हमें उस जड़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कि किसकी वजह से हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। आज इन सब चीज़ों पे हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे गेस्ट जिनका नाम है नेहा खोसला, जो कि एक माइंडसेट कोच और एक हीलर है। माइंडसेट कोच और हीलर के साथ साथ वो एक IT प्रोफेशनल भी है, तो जिन्होंने अभी तक अपने करियर में मोर देन 50 क्लाइंट्स की हेल्प की है टू ओवरकम देयर फेलियर, टू ओवरकम देयर स्ट्रेस, और आज वो लोग अपनी काफ़ी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। नेहा मैम ने अपनी लाइफ के अंदर उन सब लोगों की हेल्प की है, कुछ ऐसे लोग जो सुसाइड तक करने वाले थे उनकी भी हेल्प की है। आज वो लोग अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं और ऑल द क्रेडिट गोज टू द नेहा खोसला मैम। सो आई वुड लाइक टू वेलकम टू द नेहा खोसला मैम ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट। यस, थैंक यू सो मच आकाश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। तो हम कर रहे थे ट्राई बट फाइनली आज हो गया पॉसिबल। ऐसा बोलते हैं ना, जो काम जब होना होता है वो जब ही होता है। हम 2-3 हफ्ते से ट्राई कर रहे थे कब करें, लेकिन आज फाइनली पॉडकास्ट हमारा डन हो चुका है। आप मेरे सामने बैठे हो। नेहा, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, ठीक है, आप एक IT प्रोफेशन पहले जैसे रहे हो, ठीक है, आप IT प्रोफेशन टर्न इनटू माइंडसेट कोच और हीलर हो, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई माइंडसेट कोच की और हीलर की, और आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? या बिल्कुल। सो मैं चाइल्डहुड से थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। स्कूल टाइम से मैं बहुत शाय स्टूडेंट रही थी, तो मैं बहुत पीछे पीछे रहती थी। बिल्कुल भी मैं आगे आके जैसे मॉनिटर बनना, या मैं कभी स्टेज पे भी नहीं गई स्कूल में। तो मेरी ऐसी पर्सनालिटी थी। और फिर जब मुझे समझ आई कुछ चीज़ें, जब मैं बाहर निकली कॉलेज में, तो मैं सिंगिंग, इंडियन आइडल में भी ऑडिशन देने गई थी। मुझे सिंगिंग का भी शौक था, मुझे आर्ट का शौक था, मैं पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स जीत के आती थी। तो मुझे लगा शायद ये मेरे टैलेंट तो हैं, बट मुझे गाइडेंस नहीं मिली। तो ऐसा क्या हुआ कि मैं भेड़ चाल में ना कि IT जॉब, IT करना है, तो मैंने IT में चली गई और IT की पढ़ाई करी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। बट उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई, जॉब लगी, शादी हुई, आई एम अ मदर ऑफ अ 8-year-old सन, तो बेटा हुआ। फिर जब बेटा 3 साल का हुआ ना, उसके बाद मुझे लगा अब क्या करना है। अभी तक तो मुझे सोसाइटी बता रही थी कि चलो पढ़ाई करो, चलो डिग्री ले लो, चलो शादी कर लो, चलो बच्चा कर लो। नाउ सोसाइटी इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो वहां से मुझे सवाल आने शुरू हुए, अब मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मतलब मीनिंगलेस सी लगने लगी लाइफ, कि कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा लाइफ का, कि अभी तक तो चल रही थी, अब एकदम से फुल स्टॉप सा हो गया। तो ये मुझे क्वेश्चंस आने लगे। और स्पेसिफिकली ये कोरोना के टाइम में हुआ था, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि मैं इस तरह की हूँ कि मुझे बाहर जाना है, घूमना है, आउटडोर्स रहना है, और उसमें हम लॉक हो गए थे घर के अंदर। तो पता ही है, बहुत फनी इंसिडेंट्स भी हुए थे लॉकडाउन में, लोग जैसे घर के अंदर ट्रैप हो गए थे। तो आपकी इंजीनियरिंग क्या कोविड के टाइम पे हुई थी डन? नहीं, वो तो पहले हो गई थी। थी। हाँ, मैं ये कोविड की बात बता रही हूँ, जब मेरी जर्नी जहाँ से शुरू हुई। अच्छा, माइंडसेट कोच बनने की। हाँ, अच्छा, वो वहां से शुरू हुई थी, जब मैं इन चीजों में फ्रस्ट्रेट हो रही थी, जॉब में भी फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था अपनी जॉब में, और लाइफ में भी कुछ मीनिंग नहीं लग रहा था। तो ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे बहुत, तो मुझे इसके आंसर्स चाहिए थे।
तो इसके लिए मैंने ये डिस्कवरी और ये कुछ कोर्सेज करे ऑनलाइन, और मेरी शुरुआत जो है वो सुबह उठने से हुई थी। 5 AM की ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, राइट। तो ये हम सुनते हैं काफ़ी चीज़ें और हमें पता भी है, लेकिन उठते नहीं हैं। लेकिन मैंने वो सब चीज़ें करी, मॉर्निंग रूटीन करे, रीडिंग बुक्स, मैं कभी बुक्स नहीं पढ़ती थी। तो वो सारे वहाँ से जर्नी मेरी शुरू हुई। जब मैंने अपने लाइफ में चेंजेस देखे, वहाँ से फिर मुझे लगा कि ये तो सबको पता होनी चाहिए चीज़ें, जैसे कि हीलिंग और ये सारी इमोशनल हीलिंग, माइंडसेट, अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने की। तो मेरी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे लोगों की भी हेल्प करनी है इन्हीं चीज़ों में। तो यहाँ से मेरी जर्नी जो है शुरू हुई। तो कुछ चीज़ मतलब आपने कुछ चीज़ें जर्नल आपने लिख ली, मेंशन कर ली कि मुझे ये सब करना है, ठीक है, सुबह मुझे जल्दी उठना है, मुझे प्रेयर करनी है, ये सब। उनके बाद भी आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे चेंजेस होने स्टार्ट हो गए, काइंड ऑफ, आप ये बोल रहे हो? रूटीन चेंज करने से शुरू हुए थे। और जैसे कि मैं घर में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अब आपको पता है जॉइंट फैमिली में कैसा होता है, राइट, कि कभी किसी की किसी से बज रही है, कभी किसी की किसी से बज रही है। नो, मेरे मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, तो कैसा माहौल होता है इंडियन फैमिली में, राइट। तो थोड़ा सा चिक चिक रहता है, राइट। तो उस तरह से मैं भी बहुत रिएक्ट कर देती थी। जैसे मेरी मदर इन लॉ है तो मैं रिएक्ट कर देती थी, एकदम चिल्ला देती थी, वो भी चिल्ला देती। तो ड्रामा क्रिएट हो रहा है लाइफ में, है ना, ड्रामा हो रहा है। तो बेसिकली नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास फैल रही थी, उनसे तो आपने देखा इतनी नेगेटिव चीज, एनर्जीज मेरे पास है, तो आपने जो हीलिंग स्टार्ट की, तो उस हीलिंग की वजह से वो सब एनर्जी जो थी आपके पास से चली गई लाइफ में से, आप ये बोल रहे हो बेसिकली? हाँ बिल्कुल। तो जब मैंने ये चीजें सीखी कि कैसे हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाके आसपास सबको बदल सकते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम किसी को बदल नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज एनीवन, बट वी कैन चेंज एवरीवन बाय चेंजिंग आवर ओन सेल्फ। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, तो आसपास के लोगों से भी हमें अच्छा बिहेवियर मिलना शुरू हो जाता है, उसी इंसान से। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में। ये तो वो बात हो गई कि पहले तुम खुद से प्यार करो, फिर लोग तुमसे प्यार करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन। अगर मैं किसी गुस्से से बात करूँ, दूसरा बंदा मेरे से गुस्से से बात करेगा, फिर मुझे लगेगा कि ये टॉक्सिक क्यों हो रहा है, लेकिन बाद अगर रियलाइज मैं करूँ कि मैं टॉक्सिक हूँ, शायद इसलिए ये बंदा टॉक्सिक हो रहा है। तो हाँ, टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। We can see the reflection. This is reflection of mirror. जैसे तुम देखोगे वैसे ही तुम दिखोगे। तो ये तो वो वाली बात हो गई। हाँ, तो उससे पहले मैं विक्टिम मोड में थी, ब्लेम मोड में थी। जैसे एक विक्टिम माइंडसेट होता है ना, क्योंकि हम माइंडसेट की बात करें, तो मैं विक्टिम मोड में थी। मैं ब्लेम कर रही थी अपने हस्बैंड को, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। मैं ब्लेम कर रही थी अपनी सास को, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अपने बच्चे पे मैं चिल्लाती थी, उसको मैं थप्पड़ भी मारे हैं, हाथ भी उठाया मैंने उसको, और आज मैं सोच के हैरान होती हूँ। तो ये ऐसा मेरा था चीजें। जैसे ऑफिस में भी कि बॉस को ब्लेम कर रही हूँ कि इतना काम है, हर चीज में मैं उस एरिया में विक्टिम थी। बट जब मैंने हीलिंग की अपनी चीजों पे, जो अब हम टूल्स और मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे करी, पर जब मैंने वो सब किया तो वो मुझे हेल्प हुआ अपने आप को बदलने में। और एक एक से विक्टिम हुड से मैं किस में आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लाइफ की कि नहीं अब मुझे बदलना है, तो मेरा भी ये हो गया था कि अब मुझे बदलना है, ये सब मुझे कंटिन्यू नहीं रखना। एक माइंड में चीज स्ट्राइक हुई थी कि मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना। तो मैं कैसे बदलूं अपने आप को? अगर हर कोई यही सोच ले कि मैं अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, तो हर कोई ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट हम सोचते हैं कि वो बदल जाए, हम सोचते हैं वो सामने वाला बदल जाए, बट वैसे नहीं होता। बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म में पूछूं, हीलिंग क्या है और आप कैसे हेल्प करते हो, और हील बंदों किसी को अगर आपकी हेल्प की जरूरत है तो आप उसे कैसे हेल्प करोगे हील होने में? तो हीलिंग क्या है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। जो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हीलिंग इज क्लियरिंग, क्लीनिंग, ठीक है। अब जैसे जब हम पैदा हुए थे तो हम प्योर कॉन्शियसनेस थे, एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड समझ लो, राइट। अब हमने उसके ऊपर कुछ, हम जब जैसे जैसे बड़े हुए, हमारे कुछ चाइल्डहुड इंसिडेंट्स हुए, हमारे ऊपर कुछ कंडीशनिंग हुई, हमारे कुछ बिलीव्स बन गए, कुछ मान्यताएं बन गई। अब हम उसी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, उन्हीं स्टोरीज के साथ। तो हीलिंग क्या है कि उसको क्लियर करते चलना और आगे बढ़ते जाना, अपनी लाइफ में न्यू कुछ क्रिएट करते जाना। तो हीलिंग इज क्लीनिंग डेली। जैसे आप, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप घर में रोज कचरा निकालते हो,
कूड़ा Daily, निकालते हो, बिल्कुल। सफाई करते हो ना रोज, हम्म, तो इसी तरह से अपने माइंड की भी सफाई करना इज हीलिंग, और वो रोज होती है। ये नहीं है कि मैं एक बार हील होगी अब मैं हील हूँ, कैसे होती है डेली? हील्ड हूँ, राइट। तो हाँ, तो जैसे कचरा हम रोज साफ करते हैं, ऐसे हमें अपने अंदर से रोज सफाई करनी है, माइंड की, इमोशंस की। और कैसे होती है अब मैं उस पर आती हूँ। तो कैसे होने के तरीके सबके अपने अपने हो सकते हैं। जो मैंने किया है मैं आपको वो बताऊंगी। तो जैसे किसी को मंदिर गुरुद्वारे में जाके हीलिंग होती है, जब उनको फील होता है कि मैं जैसे स्पिरिचुअल फीलिंग हाँ बेसिकली, है ना? फील होता है। जैसे मैं हम्म, अपनी सास का बताती हूँ, मैं उनको गुरुद्वारे लेके जाती थी, तो शी यूज्ड टू से, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहा ली, जैसे फ्रेश एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आ रही है आपको, कि आप साफ हो गए, प्योर हो गए। तो वो तरीका है, हर किसी का अपना तरीका है। तो जो मैंने जो मेथड्स किए हैं उसमें से एक पावरफुल मेथड जो शुरुआत में मैंने यूज किया था और बहुत ईजी है, वो है होओपोनोपोनो। ओके। होओपोनोपोनो प्रेयर, ये एक हवाईयन प्रेयर है जिसको करके आप अपने हीलिंग, अपने इमोशंस को कर सकते हो हील, राइट। तो उस तरह से अगर आप बताएं कहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, क्या प्रेयर है ये, आप बताओगे? तो ये हवाईयन प्रेयर है जो डॉक्टर ह्यूलन ने शुरुआत की थी इसकी। और इसकी स्टोरी थोड़ी सी बताती हूँ। जैसे वहाँ पे क्या था, हवाई में कुछ मेंटल क्रिमिनल्स थे, तो उनको जैसे हील किया डॉक्टर ह्यूलन ने, बिना मिले, उन पेशेंट से वो मिले भी नहीं, और उन्होंने उनको हील किया, और ये प्रेयर बोल के सिर्फ। तो उन्होंने एक एक पेशेंट की जो फाइल थी उसको उठाया और उनके लिए ऐसे ये प्रेयर बोली, जो कि मैं बताती हूँ। वो ऐसे होती है कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो इस तरह से उन्होंने एक एक के लिए प्रेयर करी, और 2 साल के अंदर अंदर सारे पेशेंट्स जो थे वो हील हो गए। मेंटली जो उनको प्रॉब्लम थी वो हील हो गए, और पूरा हॉस्पिटल बंद हो गया था। ये कब की बात है? ये एग्जैक्टली तो मुझे ईयर नहीं याद, बट काफी पुरानी बात है ये। मतलब डिकेड कुछ याद है? किस सेंचुरी की बात है? 19 सेंचुरी की बात जी है। जी। अच्छा। तो इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहली बात, क्योंकि शिफ्ट हो गया फोकस ब्लेम से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, राइट। और इस तरह से हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसके बाद अब हम ये किसको कह रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये हम कह रहे हैं यूनिवर्स को, कि जो भी मेरे साथ अभी सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिचुएशन हुई किसी के साथ, या किसी का लॉस हो गया, किसी का कुछ ब्रेकअप हो गया, या किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को ये बोल रहे हो दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर नॉट रियलाइजिंग दैट आई हैव अट्रैक्टेड दिस सिचुएशन इन माई लाइफ, बिकॉज समहाउ ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई कहीं से, राइट। और प्लीज फॉरगिव मी फॉर नॉट रियलाइजिंग दिस, इस तरह से। और आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू हील। तो जब हम हील कर रहे हैं ना, तो हम अवेयर हो रहे हैं, और अवेयर होके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसकी क्लियरिंग कर रहे हैं कि जो भी मुझे अभी इंसिडेंट आया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। और ये प्रेयर मैं इस तरह से करती थी अपने जैसे किसी भी रिलेशनशिप्स को लेके, या अपने बेटे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए। तो इस तरह से मैं ये प्रेयर करती थी। और सबसे इफेक्टिव ये तब होती है जब आप 108 टाइम्स इसको चैंटिंग करते हो। जहाँ पे ये भी एक, हाँ, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, इस तरह से इसको चैंटिंग करते हैं। तो उसके और फिर क्या होता है, सडनली कुछ ना कुछ आपको ना सोल्यूशन, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप फोकस्ड हो जाओगे, कुछ ना कुछ आपको या तो सोल्यूशन मिलेगा, या तो कुछ सामने वाला ही कुछ कह देगा। तो जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मुझसे पैसे लिए थे 2 लाख, और वो वापस नहीं कर रहे थे। मैंने बोला उनको बहुत बार, अब मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो वाइब्रेशंस नहीं गई उन तक। अब आप किसी तक वाइब्रेशंस कैसे पहुंचा सकते हो? तो मैंने होपोनोपोनो करी उनके लिए, जिसने मुझसे मनी लिया था। तो आई सेड आई लव यू, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन दैट दिस हैपेंड विद मी, एंड देन मैंने उसकी क्लियरिंग करी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मतलब एक वाइब्रेशंस गई उन तक, और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने आप मुझे फोन करके मेरा मनी मुझे वापस कर दिया। ये होता है
मेरे साथ तो हुआ है और सबके साथ हुआ है, और जिन कम्युनिटी से मैं जुड़ी हूँ ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं, क्योंकि आप जो वर्ड से नहीं कह पाते हो ना, वो थॉट्स की वाइब्रेशन से पहुंचता है। और ये किस किस सिचुएशन में वैसे काम करेगी, आप ये बताओगे किसी भी कुछ सिचुएशन एग्जांपल के तौर पे? जैसे अभी मैंने एक ये बताई, हाँ। दूसरी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने हस्बैंड से चाह रही थी कि वो जॉब शिफ्ट करें, क्योंकि वो मुझे पता था उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है, कि जॉब क्यों नहीं स्विच कर रहे। तो मैं बोलती तो बहुत थी, कंप्लेनिंग में बोला मैंने उनको, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनके लिए होपोनोपोनो करी, या जब मैं उनको पानी भी देती थी, क्योंकि वी आर 70% वाटर, तो वाटर में भी आप वाइब्रेशंस डाल के दे सकते हो। मैं जब उनको पानी देती थी ना, तो उस थॉट से कि माई हस्बैंड इज थिंकिंग अबाउट हिज ग्रोथ, माई हस्बैंड इज गेटिंग अ न्यू जॉब, और लिखती भी थी। लिखती थी, थॉट्स में सोचती थी और होपोनोपोनो करती थी। तो कुछ ही दिनों में उन्होंने 16 इयर्स की जॉब के बाद पहला इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू उनका क्लियर हो गया, उन्होंने जॉब मिल, मतलब नई जॉब पे शिफ्ट हो गए वो। तो ऐसे मिरेकल्स। और मेरी मदर इन लॉ के साथ भी हुए कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं कंप्लेनिंग में थी जब तक, तो नहीं हो रहे थे। फिर जब मैंने होपोनोपोनो करी और लिखा, कि मैंने उसको ना सोचा भी कि मेरा उनके साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, एंड देन शी वाज सो सपोर्टिव। वो एकदम मदर की तरह मेरी केयर करती है, जैसे मैं काम कर रही हूँ तो मेरे लिए फ्रूट्स ला के रख देंगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें। ये तो कुछ अलग ही हो रहा है, मतलब मुझे तो पता नहीं था ये सब चीज़ एग्जिस्ट भी करती है कहीं ना कहीं, कि ऐसे मिरेकल्स भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग, ये तो सुनने में बहुत अलग लगा है। और ये कितने दिन में काम करती है ये प्रेयर? अगर मुझे कुछ भी चाहिए, ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये वाली प्रेयर करूँ, और ये कितने दिन में काम करती है प्रेयर? 108 जाप तो पता लग गई मुझे। अब ये कितने दिन में काम करती है इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट कुछ टाइम में कुछ ना कुछ होगा। 1-2 महीने के अंदर अगर तुम डेली करोगे तो। हाँ, 1-2 महीने, एटलीस्ट 20 डेज, 21 डेज। मतलब बहुत पावरफुल है ये हाँ। प्रेयर। तो इसकी तो बहुत स्टोरीज है मेरे पास। आप कुछ शेयर करो ना स्टोरी, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है, हीलिंग के लिए कुछ स्टोरी शेयर करो ना, आपके जो क्लोज बहुत स्टोरी हो, ऐसी कोई स्टोरी बताओ आप। हाँ, तो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो कि खुद एक साइकोलॉजिस्ट थी। तो उनके क्या था कि वो एक तो लो कॉन्फिडेंस था उनमें, और उनको फियर था, कुछ चीजें फियर थी। तो अब अगर मैं उनकी स्टोरी में गई, ठीक है, उनके डिटेल में जो उनके साथ हुआ, तो उसमें समझ आया कि जैसे उनके साथ कुछ चाइल्डहुड में बैड टच हुआ था। अच्छा। ठीक है, मेन के साथ। तो अब जो वो उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, वो उन्होंने मुझसे किया, और उससे क्या हो रहा था, वो एक फियर आ गया उनके माइंड में। कैसा फियर? फियर आ गया कि मैन के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होती। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बचपन में बैड टच हुआ। तो वो क्या है कि अब आप सोचो, जो कि बचपन में हुआ, अब इस एज में इतने साल की वो है, फॉर एग्जांपल 35 की हैं अगर, और 8 इयर्स में कुछ हुआ, तो दैट मीन्स आज भी हम पास्ट में जी रहे हैं। हाँ, यही बात हुई ना। कुछ फियर्स तो हमेशा ही होते हैं कि जो तुम्हारे साथ पास्ट में हो तो जाते हैं। हीलिंग यही है कि पास्ट में जो हुआ ना, उसको क्लियर कर दो। यही है हीलिंग, सिंपल। और हमने यही किया उनकी जर्नी में मेरे साथ, ये मेथड से, होपोनोपोनो से, और भी बर्निंग बोल एक मेथड है, मैं बताऊंगी। और ये चीज़ें हैं, चाइल्डहुड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, ये सब हमने साथ में प्रैक्टिसेस करी। और आज वो बिल्कुल फियरलेस है, मतलब इन चीज़ों में ना वो, क्योंकि वो जो पास्ट होता है ना, उसको कंप्लीट करना होता है, उसको ओपन एंडेड नहीं रखना। जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे ना कहीं आपको बैकग्राउंड में आपकी एनर्जी लेता है। तो इसीलिए हीलिंग इसको कहते हैं कि हीलिंग मतलब क्लियरिंग, कंप्लीशन ऑफ द पास्ट। मुझे ना एक स्टेज फियर था स्कूल टाइम में, क्योंकि कभी स्टेज का इतना कोई चांस मिलता था, लेकिन वही एक स्टेज फियर था, ठीक है। फिर उसके बाद ना, जब बाद में पता लगा कि तो मैंडेट है कि कहीं ना कहीं तो स्टेज पे कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है, इधर यू आर बिकम अ लीडर और कुछ भी, तो ये सब तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर वो फियर को, मतलब मैंने ना शेयर करना स्टार्ट किया अपने सीनियर्स के साथ कि ये मुझे फियर है, मुझे ना ये लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। जब मैंने शेयर किया ना, धीरे धीरे, जब मुझे पता दूसरा बंदा मैं जज नहीं करेगा, और वो कहीं ना कहीं अब मैं स्टेज पे बोल पाऊंगा विदाउट एनी जजमेंटल, ठीक है, तो वो धीरे धीरे हुआ। आज आई थिंक 1-2 साल बाद वो स्टेज फियर बिल्कुल चला गया। एक टाइम पे ऐसा था, होता था कि स्टेज फियर इतना था कि मुझे पता है कि आज बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पे हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल
कि कोई मौका मिले बोलने का, ठीक है, तो मुझे लगता था कि मैं ऐसी जगह नहीं होना चाहिए। अभी मुझे मौका मिला इतने सारे लोगों के बीच में, मैं क्या करूँगा? मुझे इतना फ़ियर होता था। लेकिन जैसे-जैसे मैंने शेयर करना स्टार्ट किया, वो फ़ियर अब बिल्कुल खत्म। मुझे लगता भी नहीं कि वो फ़ियर एग्ज़िस्ट भी करता है मेरे अंदर, खत्म एकदम। तो शायद वो शेयरिंग एक चीज़ ऐसी है कि जब तुम बताना स्टार्ट करते हो ना, कहीं न हाँ, कहीं, तो तुम निकल जाते हो उससे कहीं न कहीं बाहर। हाँ, जब आप वल्नरेबल हो और वीक हो और आप अगर जितने ज़्यादा लोगों को वो बताओगे ना, वो जो उसकी पावर लूज़ हो जाती है, उस चीज़ की जो आप स्टक हो रहे हो। तो फ़ियर कुछ नहीं है, फ़ियर इमेजिनरी होता है। इट इज़ द सिग्निफिकेंस टू फ़ियर दैट वी गिव। उसको जो इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना हम फ़ियर को, वो हमें रोकता है। बहुत इम्पोर्टेंट एक कैट की कोचिंग कर रहा था मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए। तो जो उसके एग्ज़ाम थे, उसकी तैयारी हो गई। अब एग्ज़ाम के बाद क्या होता है ना कि जीडी की तैयारी होती है, ठीक है? ग्रुप डिस्कशन की, तो और पीआई की भी तैयारी होती है। तो मैं टाइम कैट से कर रहा था। अब वो मुझे पता लगा कि अगले 3 महीने में बस यही होने वाला है, जीडी की तैयारी होने वाली है। मैंने वो क्लासेस छोड़ दी। मुझे लगा कि नहीं भाई, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, बाद की बात में देखी जाएगी। वो लेकिन वो बात की बात इतनी बाद में हो गई कि वो स्टेज फ़ियर निकला ही नहीं, 8 साल हो गए। 8 मतलब कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग फ़ियर वो इतना हो गया, 8 साल हो गए। लेकिन जब मैंने ठान ली कि अब तो वो निकालना ही निकालना है, मेरी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ रहा है। जिसके लिए मतलब जिसके लिए पढ़ाई की थी, जिसके लिए सब कुछ सोच के हम बैठे थे, वो तो खराब हो रही है। वो शेयर करनी स्टार्ट की, सब खत्म। हाँ, तो स्टेज फ़ियर से भी मैंने हुँ। हेल्प किया था। एक मेरे क्लाइंट थे उनको, हुँ, तो उनको भी ये फ़ियर था। पब्लिक स्पीकिंग में आता हुँ। है और पब्लिक स्पीकिंग में ये फ़ियर आता है कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। वो कोई स्माइल भी कर रहा है तो स्माइल क्यों कर रहा है मेरी तरफ? क्या रीज़न हाँ, तो है वो ना? ये फ़ियर होता है कि फ़ियर ऑफ जजमेंट दैट हुँ, पीपल आर जजिंग मी। वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे होते हैं हम। तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो भी आप सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, वो लोगों को सोचने दो ना, वो लोगों का काम है। लोग तो सोच ही रहे हैं। जैसे आप एक स्टोरी बता रहे थे, आपके पास कोई क्लाइंट आए थे कि वो फैट घटा नहीं पा रहे थे, उनके अंदर एक फ़ियर था, वो क्या स्टोरी थी? प्लीज़ आप वो बताओगे थोड़ा? हाँ, उसमें ये था कि वेट लॉस होता है, डेफ़िनेटली हुँ, मैं ये नहीं कह रही डाइट से भी होगा हुँ, और आपका एक्सरसाइज़ से भी होता है। हुँ, इनफैक्ट 80% डाइट से होता है, 20% आपका एक्सरसाइज़ से हुँ, होता है। लेकिन अगर किसी का जा ही नहीं रहा है ये सब कुछ करने के बाद भी, कुछ कहते हुँ, हैं ना यार मैं तो इतनी डाइट कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, हुँ। ये जा क्यों नहीं रहा, पतले क्यों नहीं हो रहे? तो हाँ, वो परेशान हो जाते हैं यार, फिर अगर जाता भी है ना तो फिर आ जाता है वेट, हाँ, फिर वेट गेन कर लेते हैं वो। जैसे हमारा विशाल का आ गया। तो उस केस में क्या था कि अब उनके चाइल्डहुड में गए फिर से कि एक्चुअली क्या करना होता है कि ब्लाइंड स्पॉट्स ढूंढने हैं कि वो आ कहाँ से रहा है चीज। तो जब बातों में फिर समझ आया कि व्हेन शी वाज अ चाइल्ड उनको लोग बुली करते थे, हुँ, छेड़ते थे। तो वहां से तब वो मोटी नहीं थी मतलब, लेकिन उनके माइंड ने क्या ये स्टोरी बना ली कि इफ आई एम ह्यूज पीपल विल बी अफ्रेड ऑफ मी। हुँ, तो मुझसे थोड़ा डर के रहेंगे सब। हुँ, मैं ह्यूज होंगी तो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगी अगर मैं लार्ज हूँ, ह्यूज हूँ। हुँ, तो वो वहां से जब हम वहां तक पहुंचे ना, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था, उनको खुद नहीं पता था कि ऐसी उन्होंने स्टोरी बनाई। जब हमने जैसे एज अ कोच हीलर मैंने उनको हेल्प करी बातों बातों में कि अच्छा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, जो हम इंट्रोस्पेक्ट करते करते पहुंचे तो ये चीज आई थी। और फिर वहां से हमने उस चीज की हीलिंग की थी कि जो वो पास्ट है उसको कंप्लीट कर दो, उसकी हीलिंग कर दो, बर्निंग बॉल कर दो उसको, होपोनोपोनो उसको क्लियर कर दो। वहां से उनका जो इमोशनल रिलीज हुए ना, जो चीजें रिलीज हुई जो बुली वाली थी उनके माइंड में चीजें थी, उसको निकाला, क्लीन करा। हीलिंग इज क्लीनिंग। तो क्लीन किया तो करते करते कुछ दिनों में उनका वेट जो है 5 kgs लूज हो गया था जो 1 month के उनके अंदर। स्ट्रेस के स्ट्रिंग्स थे, आपने वो पकड़ लिए कि ये कहाँ पे किस चीज़ से स्ट्रेस होते, क्या ट्रॉमा है इसके अंदर है है ना? हाँ, और ये हील कहाँ से हो सकती है? तो आपको कैसे पता लगता है कि वो अपनी स्टोरी कैसे बताते हैं? क्योंकि स्टोरी तो शायद वो गलत भी बता रहे हो, क्या पता कुछ चीज़ हाइड भी कर रहे हो। कैसे पॉसिबल होता है नहीं आपके वो लिए? ऐसा हमें सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हुँ, करना पड़ता है, उनका ट्रस्ट पूरा होता है हमारे ऊपर। तो उस तरह से वो सेफ एनवायरनमेंट जब होता है तो वो सब शेयर करते हैं। और क्योंकि आप हीलर और अपने कोच से ही शेयर हुँ, नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्योंकि देखो हीलिंग क्या है ना, अब जैसे देखो आपके फॉर एग्जांपल एक कमरा है, उसमें स्मेल आ रही है आपको, हुँ, और आपने क्या किया, परफ्यूम छिड़क दिया, थोड़ी देर बाद फिर स्मेल आ जाएगी, फिर परफ्यूम छिड़क दिया, फिर स्मेल आ जाएगी। हुँ,
लेकिन अब आपको पता चला कि मरा हुआ चूहा पड़ा है कहीं पे, उसको निकालोगे जड़ से जब, तब जाएगी ना स्मेल, हमेशा के लिए। तो रूट कॉज से आप निकालोगे उस चीज को, वो होती है हीलिंग। आपने रूट कॉज तक जाकर उसको निकाला कि ये आ कहाँ से रहा है, तब वो फिर वो नहीं आएगा दोबारा, फिर वो स्मेल नहीं आएगी दोबारा, क्योंकि वो मरा हुआ चूहा आपने निकाल दिया है। ये तो हम ऐसे भी देख सकते हैं ना, जैसे कोई कन्वर्सेशन है, ठीक है, अगर वो कन्वर्सेशन कोई चलती आ रही है, लेकिन हमें ही नहीं पता लग रहा कि कोई बात हमारी बिगड़ी कहाँ पर है, किस पॉइंट पर आगे बिगड़ी है। तो अगर हम फिर रूट कॉज एनालिसिस निकाल लें कि ये कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, हाँ, और हमें लगेगा कि नेगेटिव, सॉरी टू कट यू, हमें लगेगा कि मैं वो बंदा नेगेटिव है, लेकिन शायद बाद में मुझे पता लगे कि वो पूरी कन्वर्सेशन के अंदर ये पॉइंट्स है, ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है, मे भी कहीं कहीं ना मैं भी गलत हूँ। तो ऐसा ये हीलिंग का ही प्रोसेस होता है, ये भी कि मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ या फिर वो बंदा गलत है, तो ये हीलिंग का प्रोसेस है। बेसिकली आप उस स्पेसिफिक इंसिडेंट तक इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ बस। पहुंचो जहां से ये आया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक क्लाइंट थे, उनके अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, अच्छा, ठीक है। और जब हम हीलिंग करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट इज मदर एंड फादर हीलिंग, क्योंकि हमारा सोर्स कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम Parents. मदर और फादर से आए हैं। तो जैसे कि एक मोबाइल है, उसकी बैटरी का उसकी सोर्स क्या है, बैटरी। मोबाइल का सोर्स क्या है, बैटरी। बैटरी नहीं होगी तो मोबाइल चलेगा कैसे। आपके लिए आपका सोर्स, आपकी बैटरी है पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से ही रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप सोच रहे हो मेरे करियर नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो मेरा ये काम नहीं हो रहा, आपने पेरेंट्स के साथ तो अपने रिलेशन ठीक करे ही नहीं, कनेक्शन ठीक किया नहीं। तो उनका क्या था, जैसे फादर के साथ रिलेशन नहीं अच्छे थे, तो अब उनकी स्टोरी पे गए। अब वो छोटे से थे जब, तो जैसे बच्चे खेलते हैं छुपन छुपाई, वो छुप गए कहीं अलमारी में, 3 घंटे तक वो उसके अंदर थे, और वहां बाहर पुलिस बुला ली गई, FIR होगी, बच्चा खो गया है। तो बच्चा तो खेल रहा था। हाँ। अब वो बच्चे को जब खोला अलमारी में तो पापा ने मारा जोर से चपाड़, वो जोर से थप्पड़ मारा। तो बच्चा शौक में, बच्चे को शौक लगा ना, बच्चा वाज लाइक मैं तो खेल रहा था, मुझे थप्पड़ क्यों मारा। हाँ। अब उसने क्या स्टोरी बना ली, माय फादर डज नॉट लव मी, पापा को मेरा खेलना पसंद नहीं है। और फादर तो अपनी केयर दिखा रहे थे ना, हाँ। कि बच्चा खो गया। अब बच्चे ने तो वो स्टोरी नहीं समझ पाया फादर की, लेकिन उसने अपनी क्या स्टोरी बना ली, जैसी थप्पड़ पड़ा, माय फादर डज नॉट लव मी, तो उसने ये बना लिया कि मेरे फादर तो मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर जब हम इस हीलिंग में आए तो ये इंसिडेंट्स उन्होंने बताए, और फिर हम उसकी क्लियरिंग करी, हीलिंग करी। उन्होंने अपने फादर से बात करी खुल के, आज उनके फादर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, और फिर उनकी बाकी चीजें भी अलाइन होती गई लाइफ में, करियर और भी चीजें जो वो स्टक थे। आपने बोला आपने हीलिंग की, क्या प्रोसेस है हीलिंग का, क्या एक्सरसाइज है हीलिंग की, कैसे हीलिंग होती है, और कितने दिन का टाइम लगता है हीलिंग होने में, और कितना टाइम पीरियड है इसका। हाँ, हर किसी को अलग टाइम लगता है। जैसे मैं पूरा केस समझती हूँ पहले, और फिर किसी को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बेसिक एक लेवल तक आने में। और फिर इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जैसे मैंने बताया होपोनोपोनो, बर्निंग बॉल, जो उसमें हम क्या करते हैं, बर्निंग बॉल में जैसे कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उसकी मेमोरी तक आप गए और आपने वो सब लिखा और उसको जला दिया। एंड व्हेन यू आर बर्निंग इट, यू आर थिंकिंग कि आई एम रिलीजिंग दिस, मैं इसको अपने निकाल रहा हूँ अपनी माइंड से मेमोरी को, या जो भी वो इंसिडेंट था उसके इमोशंस को, वो क्लीन हो गया। और ये मेथड्स हैं, और भी पूरे प्रोसेस है जो मेरा है, डिटेल में अभी मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगी, बट ये सारे मेथड्स हैं। और जो मैंने होपोनोपोनो आपको बताया किस तरह से करते हैं, राइट, बर्निंग बॉल, ये सारे मेथड्स हैं। और फिर धीरे धीरे धीरे, और क्या होता है कि धीरे धीरे ना लेयर्स अनकवर होती हैं जर्नी के दौरान ही, वो धीरे धीरे और ओपन अप होते हैं, फिर और बातें खुलती हैं और ओपन अप होते हैं। तो इस तरह से वो होती है, जितना वो रिलीजिंग होती है उतना अच्छा उनकी हीलिंग होती है। ऐसा कोई केस आपके पास हो जहाँ आपको लगा हो कि अच्छा हुआ कि मतलब मैंने माइंड हीलिंग सीख ली और फिर इस बंदे की कहीं ना कहीं मैंने लाइफ सेव कर दी अपने हीलिंग के थ्रू, ऐसा कोई केस आपके पास? हाँ बिल्कुल, ऐसे तो मैं तो ऐसे, अगर चाइल्डहुड की मतलब कॉलेज टाइम की भी एक बात करूँ तो मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज लाइक बहुत परेशान थी, वो तो सुसाइड करने को तैयार थी। अच्छा। तो मैं उस टाइम कुछ नहीं करती थी, मैं बस उसको सुनती थी। अच्छा। क्योंकि वो मुझे कहती थी कि यार मेरे को कोई नहीं सुनता, तू ही है जो मेरे इस टाइम में ना मुझे सुन रही है, बाकी तो लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि लोग क्या होते हैं, ये बड़ी नेगेटिव बात करती है, इससे दूर ही रहो।
लोग ऐसे थे। तो अगर आप सुन भी लोगे ना, तो मतलब एक तो ये मैं कॉलेज की बात बताई कि सुसाइड जो करने वाली थी वो आज की डेट में वेल सेटल्ड है, अच्छी है, मतलब उसकी शादी वादी हो गई। उस टाइम पे वो थोड़ा परेशान थी रिलेशनशिप्स में लेके, राइट। तो ये था। एक मेरे पास यंगस्टर आई थी जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट। तो वो ब्रेकअप हुआ एंड वो पूरा उसमें थी कि अब कुछ नहीं बचा लाइफ में, क्योंकि यंगस्टर्स तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है। तो उसको भी मैंने ये गाइड किया था। तो उसके भी जब हम इंसिडेंट्स में गए ना, तो समझ आया कि हर मदर वाज अब्यूजिव, मारती थी उनको। तो अब बच्चे को ट्रॉमा कहीं ना कहीं होता है। अब चाहे आप करो या किसी बच्चे को पिटाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी किसी को इम्पैक्ट होता है। तो अगर वो उसका अब्यूजिव रहा चाइल्डहुड, तो शी इज सर्चिंग फॉर लव, और कहीं ना कहीं शी डज नॉट फील कंप्लीट जब तक उसके साथ कोई होगा नहीं। वो डिपेंडेंट हो जाती है कुछ चीज़ों में। इनफैक्ट वो टॉक्सिक रिलेशन था, तब भी वो उसके साथ थी। क्यों? क्योंकि उसकी नीड थी, उसको कोई चाहिए इमोशनल सपोर्ट के लिए, प्यार करने के लिए। तो वो थी उसके साथ। और फिर जब हमने पास्ट में जाके वो मतलब कनेक्शन देख रहे हो, कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका कनेक्शन उसके चाइल्डहुड में है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था। उसने जब आपको बताना स्टार्ट किया, फिर आपने वो बात हाँ, वो बातें निकली। अच्छा, तो ये ऐसे रीजन था। स्क्रैच पूरा करते हैं, डिग करके खोद के निकालते हैं कि वो कहाँ से आया। और फिर जहाँ से कहते हैं ना गड़े मुर्दे हम खोद के निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ क्यों जाना है वहां पे, बट वही जो मैंने बात बोली ना कि मरा हुआ चूहा कहीं फंसा हुआ है, उसको खोद के निकालो। वो निकालते हैं, तब वो निकल जाता है। फिर वो कितने दिन लगे उन्हें निकलने में इस ट्रॉमा से बाहर? 3 महीने, 2-3 महीने। 3 महीने। तो नेहा, जो ये होपोनोनो जो प्रेयर है, क्या ये मनी हीलिंग के लिए भी काम करती है? लाइक किसी के पैसे फंस गए मार्केट में, ठीक है, और अगर वो इस प्रेयर को करे, क्या इसका बेनिफिट मिलता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, ये हर एक सिचुएशन के लिए काम करती है। जो भी आपकी सिचुएशन जो आपको परेशान कर रही है, तो जैसे आप कह रहे हो कि कहीं पैसे अटके हैं, और मैंने भी आपको बताया था मेरे पैसे आ गए थे। आपके पैसे आ गए थे 20 डेज के अंदर। तो अब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, बट आप कैसे कर सकते हो? देखो, जब आपके पैसे अटके हैं तो आप क्या कर रहे हो? कोस रहे हो उसको कि यार इसने मेरे पैसे ले लिए, ये मेरे पैसे लेके भाग गया। आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो उस इंसान को, राइट। आप उसको कुछ ना कुछ ब्लेम कर रहे हो कि इसको पैसे देने नहीं चाहिए थे। अभी ये नेगेटिव एनर्जी है। अब आप इसको ब्रेक कैसे करोगे? होपोनोपोनो से। जब आप होपोनोपोनो करोगे तो आप सबसे पहले तो ये बोलोगे कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन, कि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ इस सिचुएशन की, मेरे साथ हुई। अब आपका फोकस अपने ऊपर आ जाएगा। और अब आप यूनिवर्स से बोलोगे आई एम सॉरी यूनिवर्स फॉर नॉट रियलाइजिंग दैट मैंने ये नेगेटिव सिचुएशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ली। अब ऐसा हो गया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि ऐसा सिचुएशन मेरी लाइफ में आई। एंड थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू हील फ्रॉम दिस, एंड आई लव यू यूनिवर्स। तो इस तरह से जब मैं ये सेंटेंसेस से ना मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा, और उस इंसान के लिए भी मैं अच्छी एनर्जी भेजूंगी। उसको भी, उसके लिए भी आप उसका नेम लेके भी कर सकते हैं, दैट आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब आप उसको वाइब्रेशंस क्या भेज रहे हो? कि अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे हो कि यार इसके पास कहीं से पैसा आ जाए और ये मेरा पैसा दे दे। ये सोचो ना उसके बारे में, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। तो जब आप ये प्रेयर करते हो ना, आपका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। ब्लेमिंग से रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका माइंडसेट शिफ्ट होगा। और जब आप चैंटिंग करोगे, माइंड काम भी होगा, तो फोकस शिफ्ट होगा, और यू विल सी कुछ ना कुछ होगा। या वो थोड़े दिन में आपके पैसे आ जाएंगे, या कहीं और से उतने पैसे आ जाएंगे, या कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है किसी भी सिचुएशन। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि SBI बैंक को ये प्रेयर करनी चाहिए माले से पैसे निकलवाने के लिए। बिल्कुल, दे शुड ट्राई, व्हाई नॉट। आपका एक इंसिडेंट आप वो भी तो था, एक आपके फ्रेंड के मतलब पैसे फंसे हुए थे, आपने उसके लिए ये प्रेयर की, उसके पैसे निकल के आ गए थे। हाँ, तो वो मैं इस तरह से बताती हूँ कि जैसे हम कोचिंग में, मैंने खुद किया था और अपनी फ्रेंड को भी बताया था। सेल्स, जैसे अब हमें सेल्स चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, बिजनेस चाहिए ना हमें भी। बिल्कुल, एज अ हीलर, एज अ कोच, हमें भी तो बिजनेस चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि जैसे मेरी फ्रेंड थी, वो कह रही थी यार क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो उनकी पेमेंट नहीं आ रही है, राइट। तो ऐसा हो रहा था कि
फ्री में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी के लिए भी माइंडफुल रहना होता है, मतलब इक्वल एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, राइट? अगर हम कुछ दे रहे हैं, वी शुड गेट बैक द एनर्जी एक्सचेंज, अदरवाइज वी माइट ड्रेन आवर एनर्जी, क्योंकि अगर हमसे कोई लेता ही रहेगा तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको मैंने ये होपोनोपोनो और बर्निंग बॉल बताया था। तो शी डिड दिस एंड उसने यही किया कि माइंडसेट शिफ्ट हुआ उसका ये होपोनोपोनो प्रेयर से, कि और उसने भी ये लिखा भी, बर्निंग बॉल किया कि ऐसे मेरे पास क्लाइंट्स जो पहले इंसिडेंट्स हुए नेगेटिव वो लिख के, और होपोनोपोनो उनके लिए जो भी क्लाइंट्स, जिस तरह के क्लाइंट्स चाहिए, यूनिवर्स से बोला आई लव यू, मतलब उस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और फिर ये प्रेयर करी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो और फिर मतलब उनको शिफ्ट दिखा, थोड़े ही दिन में उनके क्लाइंट्स भी आने लगे और फुल एडवांस पेमेंट उनको मिलने लगी। तो ये जब ये कैसे हुआ, उन्होंने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया बस, और आसपास सब शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरह से ये मैजिक होता है। और मेरे घर में भी मैंने देखा, जैसे मैं आपको बता रही थी, जब मैं, मेरे इन लॉज हैं और एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा था घर में, तो क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, किसी की किसी से बचती है, तो मैंने करी होपोनोपोनो प्रेयर, पूरे घर की एनर्जी जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट शिफ्ट हो गया था उसमें। अपना ऑरा चेंज कर दो, सबका ऑरा चेंज हो जाता है। यही तो एक एनर्जी है। अपनी एनर्जी जितनी हम हाई रखेंगे उतनी ही हमें आसपास की एनर्जी हाई लगेगी। अगर अपनी एनर्जी हमारी लो होगी तो डेफिनेटली सारे लोग हमें ऐसे लगेंगे, अरे इससे क्या बात करूं, मेरी खुद की लो एनर्जी में से क्या ही बात करो। हाँ, फिर और लोग भी तुमसे बात नहीं करते तुम्हारी एनर्जी देखने के बाद। हाँ, फिर आप लो वाइब्रेशंस वाली चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, आप जब लो वाइब्रेशंस में हो। तो जैसे कि मैं ऐसे समझाती हूँ कि मान लो आप एक जंगल में जा रहे हो, वहाँ अंधेरा है और आपके हाथ में टॉर्च है। तो अब उस टॉर्च से थोड़ी सी रोशनी आ रही है, और उस रोशनी में आपको क्या दिख रहा है कि वहां पे सांप है, बिच्छू हैं, अब मैं मरने वाला हूँ। आपने सोच लिया अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि आपको दिख ही वही रहा है। अब क्या हो रहा है, मान लो कि जंगल में ना फ्लैश लाइट जल गई, जैसे ये बड़ी बड़ी लाइट्स जल गई, और वहां पे देखो आपको, वहां एक हट है, वहां कोई रहता है, वहां पे नदी भी बह रही है, और अब मैं बच सकता हूँ। लेकिन वो चीजें पहले वहां पे थी, लेकिन आपको नहीं दिखी, क्योंकि आपके हाथ में जितनी टॉर्च से रोशनी आ रही थी उसमें आपको सांप और बिच्छू दिख रहे थे, तो आपको लगा आप मर जाओगे, लेकिन वो भी तो वहां था, आपको दिख नहीं रहा था ना। दैट्स व्हाट इज अवेयरनेस, कि आपकी कॉन्शियसनेस में वो नहीं है, आप कॉन्शियस ही नहीं हो कि, और जब आप अपना फोकस शिफ्ट करते हो तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं हर जगह। जैसे कि एक एग्जांपल है रेड कार्ड थ्योरी, और इसमें क्या होता है ना कि तुम जो चीज देखना चाहते हो ना, तुम्हें वो चीज दिखती है ना। अगर मैं देख रहा हूँ कि हाँ, जैसे मारुति ओमनी काफी कम चलनी स्टार्ट होगी, अगर मैं लेकिन अपने माइंड में लेके चलूंगा ना, आज मुझे जो मारुति ओमनी देखनी है, मुझे वही दिखाई देगी, मुझे बस वही दिखाई देगी। ये वो वाली चीज है कि जो तुम जब देखना चाहते हो ना, तुम्हें वो चीज दिखती है। जैसे अपॉर्चुनिटीज हो गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछूं, ये होपोनोपोनो जो प्रेयर है, ठीक है, ये काफी पावरफुल है, मिरेकल है। एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है आज के यूथ में, ठीक है। किसी से बात करे, कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन ना हो जाए, ठीक है, या फिर कोई जॉब अप्लाई करे, क्या फियर ऑफ रिजेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन जो है, इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये क्या होपोनोपोनो प्रेयर वहाँ काम करती है, और करती तो कैसे करती है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, किसी भी सिचुएशन में ये काम करेगी। अभी पहली बात तो फियर ऑफ रिजेक्शन अगर है, तो जैसे आप फ्रेंडशिप में ले लो, तो आपको यही फियर आ रहा है ना, आपका जो फियर है वो आप सोच रहे हो कि वो सच हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप उस फियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आपने उस फियर को इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि अगर मैंने ये जॉब अप्लाई करी या मैं इस इंटरव्यू में गया तो मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो ये जो फियर है, इसके लिए आप होपोनोपोनो कर सकते हो कि फॉर द फीलिंग ऑफ फियर इन मी, आई एम सॉरी, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर दिस फीलिंग ऑफ फियर इन मी, प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स। क्योंकि ये आपको जो फीलिंग आ रही है ना फियर की, और इसको बोलते हैं क्वांटम होपोनोपोनो। क्योंकि हीलिंग द फीलिंग, ये आपने फीलिंग की बात करी, फियर इज अ फीलिंग, तो फीलिंग को भी आप हील कर सकते हो। I take 100% responsibility for the feeling of fear in me for this situation,
तो अगली बार जब आप जॉब का इंटरव्यू देने जाओ तो 108 बार ये चैंटिंग करके जाना और देख लेना, जरूर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपका जो इंटरव्यू होगा ना वो स्मूथली निकल जाएगा, क्योंकि आपने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है कि आपके अंदर जो फियर था ना आपने उसको हील कर लिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कोई इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है कि वो बहुत कम बात करते हैं, जब करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके साथ जिनके साथ कंफर्टेबल है, ठीक है। अब मेरा कोई फ्रेंड है, वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। अब उसे किसी से बात करनी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक रिजेक्शन का डर है कि यार मैं जाऊँगा कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, और कहीं रिजेक्ट हो जाऊँ तो ठीक है, लेकिन कोई इंसल्ट ना हो जाए, कोई मुझे जज ना कर ले। अगर वो 160 बार जाप करके जाएगा, चैंट करेगा, ठीक है, होपनोनो की प्रेयर की, तो क्या वो काम, उसका जो फियर है, क्या वो हटेगा? क्या वो जो काम करने जाएगा, क्या वो काम उसका पॉसिबल हो पाएगा कि डन हो जाए कहीं ना कहीं? हाँ, तो बेसिकली कुछ जो हो रहा था ना उससे कुछ हटके ही हो जाएगा, कुछ अलग होगा। पर जो या सोच रहा तो था वो नहीं होगा, हाँ, जो वो सोच रहा है वो नहीं होगा। जो उसके लिए अच्छा होगा ना वो होगा, अच्छा, जो उसके लिए यूनिवर्स अच्छा चाहती है ना वो होगा। अगर उसके लिए अच्छा है कि वो लड़की उसको रिजेक्ट ही कर दे तो वो हो जाएगा। अगर उसके लिए अच्छा है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले उसका प्रपोजल तो वो हो जाएगा। बेसिकली सरेंडर करके जाना। आप अटैच नहीं हो रहे हो ना आउटकम से। हाँ, रिजल्ट आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है कि कर भी देगी तो ठीक है और एक्सेप्ट भी कर ले, क्या पता। तो आपका माइंड उससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आप सरेंडर मोड में आ जाओगे कि चलो जो भी हो जाए जो कहा देखा अच्छा जाएगा। होगा, देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा आपके लिए। अगर आप इस बिलीफ में आ जाओगे होपोनोपोनो या कोई भी हीलिंग टेक्निक्स करके। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, प्लीज आप लोग इस होपनोनो प्रेयर को काफी सीरियस लो, ये तो काफी मिरेकल वाली प्रेयर है, और मैंने तो पहली बार सुना, आई होप आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। और अगर आपके मन में कोई फियर है, रिजेक्शन है, ठीक है, कोई भी आपको डर लग रहा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, या आपके कोई पैसे वापस नहीं आ रहे मनी हीलिंग के रिलेटेड, तो आप इस प्रेयर को जरूर करो। शायद आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलेगी, और आपके जो काम नहीं बन रहे शायद वो भी कहीं ना कहीं काम बनेंगे, जैसा कि अभी नेहा ने बोला। तो 108 बार आप इसका चैंट करो होपनोनो का, और प्रेयर, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इसके रिजल्ट्स देखे हैं। ये तो शुरुआत की बात है, उसके बाद मैंने और भी चीजें करी थी, बट ये मैंने आपकी इजी, बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। तो बिल्कुल ये सबको करना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि ट्राई करके देखो, राइट? व्हाट नो, हो सकता है कुछ मैजिक हो जाए, और हो ही रहा है क्योंकि मेरे साथ हुआ है, और मैं जिसको बताती हूँ उसके साथ तो होता ही है। किसी क्लाइंट के साथ हुआ आपके? क्लाइंट्स के साथ हुआ है, जैसे मैंने जैसे? आपको इतने केसेस बताए, सेल्स में, हम्म, मनी में पैसा फंसा हुआ आया था, और एक किसी के वाइफ के साथ रिलेशन इंप्रूव हुए हैं। एक अभी जो मेरे क्लाइंट है उनको तो बिजनेस की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है पार्टनरशिप में कि वो कर रहे थे होपोनोपोनो। अब वो कुछ कहीं भी जाते हैं ना अपना इंपॉर्टेंट काम करने, पहले वो 108 बार ही होपोनोपोनो करके जाते हैं। मैं भी करूंगा आज से तो। तो ये इस तरह के रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स तो आ ही रहे हैं, मैजिक तो है इसमें। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रेयर है। मैं तब बड़ा हो गया, तुम मुझे आज तक नहीं बताते कि टेस्ट, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से आज मुझे इस प्रेयर का पता लगा। अब जो भी मेरे अच्छे काम होंगे मैं शायद करके जरूर जाने वाला हूँ इस चीज़ को। हाँ, और इसके साथ साथ जैसे बर्निंग बॉल टेक्निक भी है जो सब कर सकते हैं। जैसे अगर आपको माइंड में बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है और आप सोच रहे हो कि यार मैं क्या करूं, तो आप सिंपली, या कहीं पे भी स्टक हो रहे हो, ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, वरीड हो, टेंशन हो रही है, तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना उसको लिखो। जर्नल। हाँ, कागज़ पे लिखो हम्म, और उसको बर्न कर दो। एंड व्हेन यू आर बर्निंग यू हैव टू थिंक, आपके अंदर इमोशंस आने चाहिए दैट आई एम रिलीजिंग दिस, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, मैं इसको निकाल रहा हूँ अपने अंदर से। तो ये पूरी साइंस है, क्योंकि माइंड में जो थॉट्स हैं वो आपके वेव्स की फॉर्म में होते हैं। तो माइंड आपका हैवी हो जाता है, सर भारी होने लगता है जब आप ओवर थिंकिंग करते हो। तो जब आप उसको कागज पे निकालते हो तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है, मैटर बन जाता है वो। और फिर जब उसको बर्न कर देते हो तो यू फील दैट आई एम लेटिंग दिस आउट। एक ये भी तो है ना कि अगर आप कोई चीज़ फ्लश कर दो, कागज पे उसका नाम लिख के, जो भी मतलब तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है चीज़, उसका नाम लिख दो ठीक है, वो फ्लश कर दो या उसकी फोटो फ्लश कर दो, तो फिर भी वो एक इमोशन तुम्हारे फिर रिलीज हो जाते हैं तुम्हारे माइंड से, तुम उस ट्रॉमा से बाहर आ जाते हो। ये सच बात है। बिल्कुल, अगर ये रिलीजिंग का ही तो पार्ट है ना, इमोशनल रिलीज। जैसे बर्निंग बॉल किया, या फ्लैश भी कर सकते हो आप जलाने के बाद। और जो मैं करती हूँ स्पेसिफिकली, जलाने के बाद जब उसके पूरे एशेस बन जाते हैं ना, मैं उसको हवा में उड़ा के बोलती हूँ आई सरेंडर टू द यूनिवर्स,
आई हैव डन माई जॉब, नाउ यू टेक केयर ऑफ दिस। यूनिवर्स अब आप देख लो, आई हैव डन माई। मेंटली आप फ्री हो जाते हो फिर इन सबको हाँ। करके। तो इसको यूज कर, ये बर्निंग बॉल यूज करके मैंने अपने शाइनेस जो था ना वो निकाला। मैं वीडियो नहीं बना पाती थी कैमरे पे। कैमरे कॉन्शियस थे आप? हाँ, मैं नहीं बना। और तो और अगर जूम कॉल पे कुछ लोग हैं, मैं अनम्यूट करके बोल भी नहीं पाती थी, मुझे हेजिटेशन आती थी। ये मेरे साथ भी होता था। हाँ। ये मेरे साथ जब होता था, मैं बताता हूँ आपको, मैं एक बिग 4 कंपनी के साथ काम कर रहा था और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैंने काम करना स्टार्ट किया था कोविड में, फिर लग गया था कोविड। अब जब मीटिंग होती थी तो मैं म्यूट रखता था, ठीक है। अब इतने सारे लोगों में क्या बोलूँ मैं, अगर मैं बोलूँगा कहीं मैं जस्ट तो नहीं हो जाऊँगा तो वो एक फियर जो था ना, वो बड़ी मुश्किल से निकला था। पूरा कोविड निकाल दिया मैंने उस फियर को बाहर निकालने में। आपका कैसे गया था? आप भी तो एक IT प्रोफेशनल हो, आपका कैसे गया था कोविड ईयर? मेरा ये फियर जो था ना हाँ। कि बोलने का कैमरे पे, तो अब जब मैं कोचिंग में आई, पहले तो मैं IT में थी, तो कोचिंग और इसमें आई तो मुझे रील्स बनानी थी और मैं मतलब हेजिटेट हो रही थी कैमरा पे आने पे। तो फिर यही मैंने बर्निंग बॉल ही किया था। कुछ पास से मेरी चीजें आ रही थी स्कूल टाइम से जो मैं शायद थी, वो चीजें मैंने निकाल के बर्निंग बॉल करी, उसकी जलाया उसको कुछ दिन तक रोज। तो धीरे धीरे मेरा ये हेजिटेशन निकल गया था। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर ऐसा है, अगर मुझे किसी चीज से डर लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टेज फियर है, तो वो क्या स्टेज फियर लिख देगा, कागज को उसे जला देगा तो डेली एक्टिविटी करेगा तो निकलेगा? वो उस सिचुएशन तक जाएगा जहां से उसको ये फियर शुरू हुआ कहीं ना कहीं। या सिंपली वो ये भी लिख सकता है कि व्हेन आई एम ऑन द स्टेज आई एम फीलिंग लाइक दिस। उसके इमोशंस क्या हैं कि मेरे को ऐसा थोड़ा डिटेल में लिखना है उसको ना, ये नहीं कि आई एम फीलिंग फियर, ताकि यूनिवर्स पढ़े कि प्रॉब्लम क्या हाँ, भाई पूरा तेरी। डिटेल की फीलिंग्स लिखनी है। मुझे कैसा महसूस होता है, मेरा गला चोक हो जाता है, मैं बोलने वाला हूँ, मेरा गला चोक हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये डिटेल में लिखते हुए। इंटरेस्टिंग। और फिर आप उसको बर्न कर दो तो वो रिलीज होता है आपके अंदर से। मेरा गला चोक होता था बोलते हुए। यूनिवर्स हमारी कहाँ से बात सुन लेती है, हमें पता ही नहीं है। मेथड्स यूनिवर्स से अपनी बात पहुंचाने के क्या क्या वैसे मेथड्स है आपके? कुछ एक्सरसाइज और मेथड्स हैं ऐसे हीलिंग से रिलेटेड जो आप अपने क्लाइंट्स को बताते हो? कुछ थोड़े, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो बता सकते हो आप जो हेल्प करे डेली वे में, माइंड हील में। हाँ, डेली में यही है, बर्निंग बॉल और होपोनोपोनो सबसे इजी जो आप कर सकते हो। हाँ। और जैसे कि जो जर्नल लिखने से क्या फायदा मिलता है कहीं ना कहीं? जर्नल, अगर मुझे कोई चीज़, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मुझे 2 महीने में अचीव करना है, तो अगर मैं उसे जर्नल में लिख रहा हूँ तो क्या वो अचीव हो, वो कैसे, मतलब वो अचीव होगा? वो चीज़ खाली लिखने से अचीव होगा या फिर उसकी कोई एक्सरसाइज होगी, कुछ मेथड्स होंगे? हाँ, उसमें आपको विजुअलाइजेशन करनी है और पहले तो जो पास्ट की चीजें उसको क्लियर करते चलना है। जैसे कि मैं हीलिंग कह रही हूँ ना, तो वो पास्ट क्लियर करते चलना है और विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो इमोशंस लाना, वैसा आप फील कर रहे हो कि हाँ ये जॉब मेरी लग चुकी है या मैं कनाडा मूव हो चुका हूँ, जो भी आपके गोल्स हैं, तो वो फीलिंग आपको आनी चाहिए। हाँ, लिख सकते हो और विजुअलाइज कर सकते हो माइंड में। लेकिन वो पूरा कब होगा? जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि ये काम मेरा हाँ, होगा नहीं होगा। डाउट, फियर, उससे रिलेटेड कुछ भी आपके। लेकिन एक बार तो आता ना डाउट, कितना भी सोच लो। हाँ, तो वो जैसे आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका होगा नहीं अचीव। इसलिए आपको वो डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक साइड तो आपने विश डाल दी यूनिवर्स में कि मुझे ये चाहिए, फिर दूसरी साइड आप डाउट ले आए तो वो कैंसिल हो जाएगा ना। ये बड़ा मुश्किल है किसी चीज में डाउट न लाना। मुझे पता है वो चीज मेरी औकात के बाहर है और वहां मैं फिर डाउट ना लाऊं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं, कोई चीज बिना डाउट के सोच के करनी। हाँ, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है। जब आपकी वायरिंग चेंज होगी, जैसे कि आप डेली ये प्रैक्टिस करोगे और आप उन लोगों के बीच में भी रहोगे। कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे ये लोग ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी कम्युनिटी में करवाती हूँ, रोज मॉर्निंग रूटीन होता है। पहले साइलेंस में बैठते हैं हम, फिर एफर्मेशंस होती हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस सुनते हैं अपने बारे में, फिर विजुअलाइजेशन करते हैं, फिर हमारी ये रीडिंग, बुक रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है ना। इस तरह की आप बुक्स पढ़ रहे हो, और फिर जर्नलिंग, ये सारी प्रैक्टिस आपको डेली में रखनी है। वर्ड्स की एनर्जी से बहुत मैटर करती है कहीं ना कहीं। वर्ड्स की एनर्जी तो बहुत मैटर करती है। आप गूगल कर सकते हो डॉक्टर इमोटो का राइस एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या किया था, जैसे 3 जार थे, तीनों जार में राइस था, तीनों जार में राइस डाल दिए, ठीक है, और एक को लेबल किया लव, एक को लेबल किया हेट, और एक को कुछ भी नहीं किया, बस लेबल किया
और फिर रोज उसमें पानी डाला, लव को डाला, लव देके आई लव यू ऐसे ऐसे करके पानी डाला, ठीक है, I और remember. हेट वाले में ऐसे डाला, यू आर गुड फॉर नथिंग, कोसते हुए उसमें पानी डाला, आई हेट यू, और वो जो तीसरा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं किया। तो सेम पानी सेम राइस, तो आप देख सकते हो, खुद करके भी देख सकते हो घर में, डॉक्टर रिमोटो का राइस एक्सपेरिमेंट। जो लव वाला था वो बिल्कुल वाइट मिल्की हो गया, जो आप पावर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हो, मैं वही समझा रही हूँ, मिल्की वाइट सुंदर सा हो गया। और जो दूसरा था जिसमें हेट करके डाला था वो काला पड़ गया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी गई थी उसमें, वर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि ये मैंने सुना था, ये फैक्ट है, एक रोज का था, जो रोज फ्लावर होते हैं, तो 3 ऐसी अलग अलग गमले थे, तो जिसमें हम पानी दे रहे थे, ठीक है, अच्छे मन से, वो रोज काफी अच्छा खिला था। दूसरे वाले में हम ऐसे दे रहे थे, अरे यार ये तो खिलता ही नहीं, वो खिला ही नहीं कभी भी। वो तुम्हारी एनर्जी अडेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं, पेड़ भी हो गए तो ये तुम्हारी एनर्जी अडेप्ट करते हैं। तुम्हारी एनर्जी बहुत मैटर करती है, तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल के तुम काम कर रहे हो। जैसा अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि मेरे हस्बैंड की जॉब चेंज नहीं हो रही थी, अगर मैं पानी भी दे रही थी तो मैं बोल के दे रही थी, मैं ऊपर प्रेयर कर रही थी, तो उनकी अपने जॉब माइंड में, हाँ। अपने माइंड में, लेकिन आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कहीं ना कहीं, तो आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंच गई, और उनकी जॉब जो 16 साल बाद चेंज हुई है, तो वर्ड की एनर्जी तो मैटर करती है कहीं ना कहीं। वर्ड्स की और थॉट्स की बहुत पावर होती है उसमें। अगर कोई अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहे, ठीक है, क्या कैसे कर सकता है वो पूरा ट्रांसफॉर्म? आई वांट से पूरा ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप बेटर पर्सन बनना, हाँ, इन ऑल टर्म्स, जैसे जहाँ लेके हर एक स्टेज पे आप इवॉल्व हो रहे हो ना। हम्म, एंड मैं तो कहूंगी आप एज अ सोल भी इवॉल्व हो रहे हो। पिछली लाइफ टाइम में पता नहीं हम कैसे उसमें थे, अब इस लाइफ टाइम में ऐसे हैं, तो एज अ सोल भी हम इवॉल्व हो रहे हैं हर स्टेज पे। एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम इवॉल्व हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, जो कि मैंने बोला, पास्ट की क्लियरिंग, जो आपके डिसएम्पावरिंग चीजें आई हैं आपके अंदर, उसको क्लीनिंग करते रहो रोज। जैसे कचरा घर से साफ करते हैं, वैसे अपने माइंड के ये क्लियरिंग करते रहो, जो हमने टेक्निक्स बताई, बर्निंग बॉल और होपोनोपोनो। और आप एकदम, जब आप खाली होगे ना, तो एक स्पेस, एम्प्टीनेस की स्पेस क्रिएट होती, मतलब खाली जगह होगी तभी तो कुछ नया क्रिएट होगा। और फिर खालीपन, जब आप खाली हो जाओगे, क्लियरिंग हो जाएगी आपकी, तब वहां से क्रिएशन शुरू होगी, वहां से आप क्रिएट कर सकते हो, फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने गोल्स लाइफ में, जो भी आप डिजायर कर रहे हो। इसलिए इसको ऐसे समझो कि फोकसिंग ऑन बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। लोग क्या करते हैं, हैविंग, मुझे आई वॉन्ट टू हैव अ जॉब, आई वॉन्ट टू हैव अ पार्टनर, आई वॉन्ट टू हैव दिस, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिकम, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। वॉट आई वॉन्ट टू बिकम, बीइंग पे कोई फोकस नहीं कर रहा। तो बीइंग इज लाइक क्वालिटी ऑफ योर सॉइल। अगर आप एक जमीन पड़ी है, उस पर फ्लावर उगाना चाह रहे हो, लेकिन उसमें पहले वीड, जंगली घास उगी हुई है, उसमें फ्लावर उग सकते हैं? नहीं उगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको जंगली घास की सफाई करनी है, जो मैं कह रही हूँ ना, पास्ट जो हील करना है पास्ट। हाँ, वो जो आपकी स्टोरीज बन गई है, जो आपके बिलीव्स बन गए, जो आपका माइंडसेट बन गया, वो जंगली घास की सफाई करो पहले, फिर सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी। सॉइल की क्वालिटी इज योर बीइंग, मुझे कैसा बनना है। अब आप उसमें सीड डालोगे, अपना गोल डाल रहे हो आप, अब आप डिजायर डाल रहे हो, गोल डाल रहे हो। अब आप उसमें पानी दो, सनलाइट दो, एक्शंस लो, सनलाइट, पानी दे रहे हो, एक्शन दे रहे हो, फिर फूल तो अपने आप आ ही जाएगा। तो रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट, हैविंग इज अ बाय प्रोडक्ट। हैविंग आ जाएगा, आपको बीइंग पे फोकस करना है। फिर डाउट भी नहीं होगा तुम्हें कि मैं जो हाँ। करने जा रहा हूँ क्या इसमें मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, डाउट भी नहीं होगा। और यूनिवर्स सुनती है तुम्हारी बात, जब तुम्हें किसी चीज़ पे डाउट नहीं होता। और ऐसा बोलते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना कहीं डाउट मत लाओ। एक आप बता रहे थे कि प्रैक्टिकल करके बताओगे कि हीलिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। तो आप प्लीज बताओगे कि हीलिंग एक्चुअली काम कैसे करती है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि हीलिंग क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो व्हेन वी वर बोर्न, जब हम पैदा हुए थे, तो हम एम्प्टी ग्लास थे, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, हम खाली थे, एम्प्टी, दिमाग में कुछ रहता ही नहीं जब पैदा होते तो। हाँ, तो फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारी कंडीशनिंग हुई, कुछ डाउट्स आए, पढ़ाई की चिंता होने लगी, स्कूल जाना है, स्कूल बैग लेके जाना है कुछ फियर्स आए कि अब ट्यूशन वाली मैम हमें क्या बोलेगी, अभी कौन भी चेक तो नहीं करने वाली, होमवर्क तो नहीं, अभी होमवर्क बचा हुआ है वो भी करना है।
हाँ, जैसे और कुछ ये सारे हमने बिलीव बना लिए कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, माय फादर डज नॉट लव मी, ठीक है। और ये सारे हमारे अंदर जो इमोशंस हैं जो लो वाइब्रेशन के, जैसे कि जेलेसी, जैसे कि दूसरों को मिल गया मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हाँ, हाँ जेलेसी, हाँ और सेल्फ डाउट, या कोई फियर, या लेजीनेस, राइट, कुछ भी हो सकता है, या कोई इनसिक्योरिटी है, या फिर फियर है स्पीकिंग का, कुछ भी हेजिटेशन, ये सारी चीज़ें हम ऐसे बनाते गए, हमारी धीरे धीरे हम नर्सरी से 12th में आ गए होते होते, हमारी स्टोरीज बनती गई, और ऐसे 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 हम इन चीज़ों से हम भर गए, ठीक है। फिर एक तमाशा मूवी का वेद निकल के आया। उसके बाद अब आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, फिर आप कह रहे हो मैं कहीं स्टक हो रहा हूँ, तो जब तक इसकी सफाई नहीं करोगे तो वो अचीव नहीं होगा आपका ड्रीम या डिज़ायर। जैसे कि मैंने बोला था कि वीड की सफाई नहीं करोगे जब तक। तो अब हम क्या करेंगे, हीलिंग क्या है, हीलिंग है ये पानी। अच्छा, अब आप हीलिंग कर रहे हो, अपने होपोनोपोनो कर रहे हो, या आप बर्निंग बॉल कर रहे हो, आप कुछ नया एक्शन ले रहे हो ना, फिर आप इसकी सफाई कर रहे हो, फिर आप और हीलिंग कर रहे हो, और आप सफाई कर रहे हो अपनी, जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो चीज़ें अंदर फंसी हुई है ना, तो मेरे इसको कहते हैं सरफेसिंग। जब ये सरफेसिंग होगी ना, ये सरफेस होएगी मिट्टी, और फिर ये निकलेगी। तो मेरे क्लाइंट्स के साथ क्या होता है, जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर अंदर फीवर होता ही है। अच्छा, क्यों? तो क्योंकि ये क्या है, ये मिट्टी जमी हुई थी। अच्छा, तो अब ये ऊपर आएगी, तो या किसी को हेडेक होता है या किसी को फीवर होता है, वो सरफेस हो रहा है, मिट्टी जो है सरफेस हो रही है, और फिर वो निकलता है, फिर वो रिलीज होता है इस तरह से। पर ऐसा क्यों है कि फीवर होगा? अगर कोई चीज उनके माइंड में कहीं अटकी हुई है, वो आपको बता रहे हैं, आप उन्हें कोई गाइड कर तो रहे वो हो, रिलीज हो रहा है ना बॉडी से, क्योंकि इमोशंस तो बॉडी में होते हैं। बॉडी इतना स्ट्रेस ले लेती है किसी चीज को रिलीज करने के लिए कि इतना फीवर तक हो जाएगा। हाँ, तो वो कहीं से तो रिलीज होगा, तो उस तरह से वो रिलीज होता है। कोई भी पुरानी हेल्थ इशू रिलीज हो जाता है। और आपके सारे क्लाइंट्स बीमार पड़ते हैं एक बार जब वो मतलब practice फीवर करते तो हैं। होता ही है उनको। अब आप हो गए फिर से खाली गिलास। हाँ, फिर से खाली हो गए। अब आप करो यहाँ से, जो आपने पूछा कि गोल्स और डिज़ायर, अब यहाँ से क्रिएशन शुरू होगी। अब आप इसमें अच्छी चीज़ें क्रिएट करो, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर, क्योंकि अब आप खाली हो गए ना, अब जगह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप खाली हो गए, और अब आप इसमें अपने गोल्स, ड्रीम्स, डिज़ायर, क्योंकि अब एक स्पेस बन गई, अब एक जगह बन गई नई चीज़ आने की, तो यहाँ से क्रिएशन शुरू होती है एम्प्टीनेस से। तो ये हीलिंग है जो मैंने समझाया कि पहले आप खाली थे, और वो जो चीज़ें भरी आपने, उसको पानी मतलब हीलिंग, उससे हमने हील किया। अब एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, अब आप यहाँ से क्रिएट करो फिर से जो भी आपको अचीव करना है, आपके गोल्स और ड्रीम्स। थैंक यू नेहा, हमें समझाने के लिए हीलिंग एक्चुअली क्या प्रोसेस है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, शायद हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता था कि हीलिंग क्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा, जो नेहा ने अभी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करके जो भी दिखाया है कि एग्जैक्टली हीलिंग काम कैसे करती है। और नेहा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने तो कभी ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना, मैंने कहीं वीडियो देखी थी इसकी, हीलिंग एग्जैक्टली क्या होती है। एंड थैंक यू सो मच हमें इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए हीलिंग क्या है। और एंड आई बिलीव, अब मुझे सही में बिलीव है कि आपके पास में इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स क्यों, आपके पास इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स क्यों आते हैं, कि क्योंकि आप एक माइंड सेट कोच हो, और आप उन्हें उनकी हेल्प करते हो उनके स्ट्रेस से उन्हें बाहर निकलने में, उन्हें ट्रांसफॉर्म होने में, उन्हें हेल्प करते हो आप उनके फियर और ये रिजेक्शन से बाहर आने में। एंड थैंक यू सो मच नेहा, आज हमारे साथ इतनी सारी इंटरेस्टिंग बात करने के लिए माइंड सेट पे और हीलिंग पे। नेहा, ऐसा कोई मैसेज है जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हो, ठीक है, टू ओवरकम देयर फेलियर, ठीक है, जो उन्हें डेली बेसिस में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करे, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले उन एक्सरसाइज का, तो ऐसा कोई मैसेज प्लीज़ अगर आप पास करो तो ऑडियंस के लिए, तो मे बी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ, जो मेरी लाइफ में जिससे कनेक्टेड सारी चीज़ें अलाइन हो गई, वो ये है कि फाइंड सम मीनिंग एंड पर्पस इन योर लाइफ। जब आप एक पर्पस मिल जाएगा, आपको मीनिंग मिल जाएगा लाइफ में, कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है लोगों की लाइफ में, जैसे मुझे मिला कि मुझे हेल्प करनी है दूसरों की, इस तरह से आपका कुछ भी पर्पस या कुछ भी पैशन हो सकता है। जब आपको वो मिलेगा ना, तो आपके फियर, आपके डाउट, आपकी वरी, और ये जो आप फालतू ड्रामा में
पढ़ते हो, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, ये सब चीज़ें साइड हो जाएंगी, क्योंकि आपको एक पर्पस मिल जाएगा लाइफ में, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ना निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये अलाइन रहा है, कनेक्टेड रहा है, तो इसलिए हमेशा इसको डिस्कवर करते रहो, इसकी खोज में निकल जाओ कि एक्चुअली में मेरा क्या पर्पस है, मेरी लाइफ किससे मीनिंगफुल होगी, क्या करने से मीनिंगफुल होगी। सो दैट्स माई मैसेज टू एवरीवन। नेहा, ये आपका लाइफ का पहला पॉडकास्ट था और ऐसा कहीं लग नहीं रहा था कि आप पहली बार किसी पॉडकास्ट पे बैठे हो जो ऐसा आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले पॉडकास्ट का? हाँ बिल्कुल, बहुत जैसे आपने सोचा था वैसा? हाँ वैसा, और उससे बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल कंफर्टेबल रही मैं, और क्योंकि मैंने हीलिंग करी है ना, अपनी क्लीनिंग करके आई थी। मेरे आसपास की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तो ये एनवायरनमेंट अच्छा था और बहुत ही अच्छा सेफ स्पेस था। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, आकाश। थैंक यू सो मच नेहा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, लास्ट वाले पॉडकास्ट पे मेरा पॉजिटिव ऑरा स्कैनर हुआ था कि मेरी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, तो मैं 70% कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिला था उन्हें। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप इतनी कंफर्टेबल यहाँ थी, आप इतनी पॉजिटिव फील कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। थैंक यू सो मच नेहा फॉर कमिंग दियर, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच आकाश फॉर इनवाइटिंग मी।